अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है आप लोगों को? और ये बच्चे सारे कहाँ गए? ये सिर्फ 5 ऑनलाइन है। चलो शुक्र है कोई तो ऑनलाइन है। ठीक है। आ रही है, चलो जल्दी से उन्हें कह दे जल्दी आ जाएं। सिर्फ 6 बच्चे ऑनलाइन है, बाकी बच्चे जो है वो एब्सेंट है। आज आवाज आ रही है? चले चले गुड। फिर बच्चों का ओपन नहीं हो रहा। हम स्टार्ट करें। अच्छा, आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट 3, ठीक है, जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म्स या इम्यूनिटी। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यूनिटी। अब डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यूनिटी है कि या इसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? ठीक है, तो हमारी आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद आप लोग आप क्या क्या सीखने वाले हो आज? ठीक है, हमने आज इम्यूनिटी डिफाइन करनी है, इम्यूनिटी की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इम्यूनिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी है क्या, उनके मैकेनिज्म्स क्या है, ठीक है, एक एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या है, ठीक है, एंटीजन या एंटीबॉडी कहाँ से आए हैं, स्ट्रक्चर क्या है उनका, ठीक है, उनको हमने क्लासिफाई कैसे करना है, ठीक है, और ईच एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है, ठीक है। सबको आवाज आ रही है ना? ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है? उसके बाद हमने देखना है सबसे पहले क्या इम्यूनिटी है क्या, ठीक है। तो इम्यूनिटी इज रेजिस्टेंट एक्वायर्ड बाय अ होस्ट टुवर्ड इंजरी काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट। जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई प्रोडक्ट आता है, तो वो क्या करता है, वो आपके अंदर या किसी भी होस्ट के अंदर इंजरी या डिजीज कॉज करती है। उस इंजरी या डिजीज से बचाने के लिए हमारे, हाँ, कोई रेजिस्टेंस या कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि हमें उन चीजों से बचा सके। उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। अब protection against the infectious disease is not only one of the consequences of the immune response, which entirely is concerned with the reaction of the body against any foreign antigen। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम इन्फेक्शियस डिजीजेस से हमें बचाती है, बाहर से बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी आती है या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी में एंटर होता है, उस चीज से हमें प्रोटेक्शन जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, यहां तक समझ आ गई? ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? अब इम्यून सिस्टम के अंदर जो है कुछ सेल्स हैं, ठीक है, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी से हैं, ठीक है, कुछ सेल ऐसे जो कि अदर्स हैं, ठीक है। अब कौन कौन से सेल्स हैं, ठीक है,
और वो कहाँ कहाँ पे पाए जाती है, ठीक है, उनका जो सॉल्युबल मीडिएटर्स है, ठीक है, वो कौन से हैं, ठीक है, या ये किस सिस्टम के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ल्यूकोसाइट्स हैं और कुछ अदर सेल्स है, ठीक है। अब ल्यूकोसाइट्स के अंदर उन्होंने क्या कहा कि लिम्फोसाइट्स हैं, पैगोसाइट्स हैं, ठीक है। कुछ एक्सिलरी सेल्स जो है वो ल्यूकोसाइट के अंदर भी आती है, लेकिन एक्सिलरी सेल्स का मतलब है एडिशनल सेल्स, ठीक है। और कुछ जो है वो ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी से बाहर आते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास अदर सेल्स है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट जो है वो कौन कौन से हैं? बी सेल्स, टी सेल्स, लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स, मोनो न्यूक्लियर पेगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मैस्ट सेल्स, प्लेटलेट्स और कुछ टिश्यू सेल्स है, ठीक है, इंटरफेरॉन्स वगैरह के अंदर जो होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये एक हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। कंपोनेंट्स रिपीट कर दे प्लीज, ठीक है। कंपोनेंट्स में कौन कौन से हमारे पास? बी सेल्स है, टी सेल्स है, लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स है, मानोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, येसोनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, मैस्ट सेल्स है, ठीक है, प्लेटलेट्स है, टिश्यू सेल्स है, ठीक है, जो कि इंटरफेरॉन्स वगैरह के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब समझ आ गई, ठीक है। और इनका सॉल्युबल मीडिएटर्स कौन कौन से, ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बी सेल्स जो ये एंटीबॉडीज, ठीक है। बाकी जो ये टी सेल्स और एलजीएल और मानो न्यूक्लियर सेल्स है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी है बेसोफिल्स, मास्ट सेल और प्लेटलेट्स इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स के अंदर, ठीक है। और जो टिश्यू सेल्स है वो कहाँ पे? इंटरफेरॉन साइटोकाइन्स में, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इसकी समझ आ गई सबको? सबको समझ आ गई? नेक्स्ट कर लूं अब? मुझे बता दिया अगर सबको समझ आ गई तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। चलो, गुड। नेक्स्ट, अब इम्यूनिटी के टाइप्स है, साइटोकाइंस। दोबारा साइटोकाइंस में आगे बताता हूँ कि साइटोकाइंस क्या है, ठीक है, सारे मैं बताता हूँ। अच्छा, थोड़ा स्लो रिपीट कर दे प्लीज, ठीक है। निशा कह रही है कि थोड़ा स्लो रिपीट कर दे, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर काफी सारी कंपोनेंट्स है, काफी सारी चीजें जो कि हमें डिजीजेस से बचाती है, ठीक है। उनमें से कौन कौन से सेल्स है, ठीक है, इनके आगे क्या क्या फंक्शन है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बी सेल्स है हमारे पास, ठीक है, टी सेल्स है हमारे पास, उसके अलावा लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स हैं, मानो न्यूक्लियर पेगोसाइट्स हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हैं, इसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ठीक है, मैस्ट सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और टिश्यू सेल्स जो कि इंटरफेरॉन साइटोकाइन्स के अंदर रहती है, ठीक है। सॉल्युबल मेडिएटर्स का मतलब क्या है? ये सेल्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज के अंदर होती है, ठीक है। इनके अलावा साइटोकाइन्स में ये टी सेल्स और लार्ज ग्लैंडुलर लिम्फोसाइट, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स, ठीक है। बाकी जो ये बेसोफिल मैस्ट सेल्स और प्लेटलेट्स है ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स के अंदर, ठीक है। और टिश्यू सेल जो है इंटरफेरॉन साइटोकाइन्स के अंदर, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा ये सारी चीजें कि ये एक एक चीज क्या क्या, एक एक सेल या एक एक कंपोनेंट जो है वो आगे क्या क्या फंक्शन जो है वो कैरी आउट करता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के टाइप्स कौन कौन सी है, ठीक है। हमारे अंदर जो है दो तरह की इम्यूनिटी होती है, हमारे अंदर दो तरह की इम्यूनिटी है, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब इनेट के अंदर एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है और एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ठीक है। और एडेप्टिव के अंदर जो है वो एक एक्टिव इम्यूनिटी है और एक पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है। कितनी मेन जो है वो दो टाइप्स हैं, इनेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी। इनेट के अंदर कुछ स्पेसिफिक और कुछ नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। और एडेप्टिव के अंदर कुछ एक्टिव है और कुछ पैसिव है, ठीक है। ठीक है। अब नेचुरल इम्यूनिटी कौन सी है? नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है,
ठीक है, या जो हम इन्नेट इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं। इन्नेट का मतलब है बाय बर्थ, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? बाय बर्थ इम्यूनिटी है। अब इन्नेट को हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो कि हमें या तो कुदरत ने दी है, ठीक है, इंसान के अंदर अपनी पाई जाती है, या जो वो मदर टू बेबी जो वो ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो भी क्या है? वो भी इन्नेट इम्यूनिटी है, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी, innate immunity is the resistance to infection which an individual possesses by virtue of his genetic and constitutional makeup, not affected by prior contact with microorganism or immunization, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी है? इन्नेट इम्यूनिटी इन्फेक्शन के खिलाफ वो रेजिस्टेंस है जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर बाय बर्थ या उससे उसकी जेनेटिक मेकअप के अंदर जो वो प्रेजेंट है, जो उसके अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट है, जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कांटेक्ट की वजह से या इम्यूनाइजेशन की वजह से नहीं है। किस चीज की वजह से? सिर्फ और सिर्फ उसकी जेनेटिक मेकअप की वजह से, या उसके अंदर बाय बर्थ वो मौजूद है। वो क्या है? वो इन्नेट इम्यूनिटी। अब इसके अंदर दो तरह के आते हैं, एक को हम कहते हैं स्पेसिफिक और एक को हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। अब जो नॉन स्पेसिफिक है वो क्या? इंडिकेट अ डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इन जनरल। नॉन स्पेसिफिक का ये मतलब है किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए वो एक दीवार नहीं बनाता। जो नॉन स्पेसिफिक है ना, किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए वो दीवार नहीं बनाता। वो क्या है? वो नॉन स्पेसिफिक है। वो जनरल टर्म में सबके लिए एक दीवार बनाते हैं और हमें उन चीजों से बचाता है। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक कौन सी है? स्पेसिफिक हो जो कि एक पर्टिकुलर पैथोजन या एक पर्टिकुलर इन ऑर्गेनिज्म या एक पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ जो जब वो एक्ट करती है या जब वो हम क्या कहते हैं, जब हमें प्रोटेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। यहां तक सबकी समझ आ गई? निशा नसीम फिर कह रही है कि सर थोड़ा सा स्लो में रिपीट कर दे। निशा क्या रिपीट करूं? अपना क्वेश्चन आप रिपीट कर दे। निशा प्लीज स्पेसिफाई योर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है? निशा अपना क्वेश्चन रिपीट कर दे। ठीक है, जहां तक समझ आ गई सबको? ठीक है। नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज, नहीं 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 नहीं, मैं एक डिजीज की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैथोजन के बारे में, या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। अभी डिजीज तो हो ही नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आया और उसने डिजीज कर दी। डिजीज की अभी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। महक पूछ रही है कि नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सब डिजीज के लिए होती है। डिजीज की हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आउटसाइड ऑर्गेनिज्म की, या ठीक है जो बॉडी की बाहर जितनी भी चीजें, ठीक है, चाहे वो पैथोजन है चाहे वो एक्सटर्नल कोई और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, कि हमारी बॉडी को बचाती है जनरल टर्म में, किसी एक स्पेसिफिक चीज से नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि एक वायरस से बचाती है, ये नहीं है कि एक बैक्टीरिया से बचाती है, ये नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक एक्सटर्नल एक्सट्रेनियस ऑब्जेक्ट से बचाती है। हर जनरल टर्म में जो है वो क्या करते हैं? जनरल टर्म में वो रेजिस्टेंस देते हैं, ठीक है। गुड। आगे इन्नेट इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी में कौन कौन सी चीजें आती है? तीन तरह की इम्यूनिटी है इसके अंदर: स्पेशीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अब स्पेशीज इम्यूनिटी में क्या है? रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस शोन बाय ऑल मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। इंथ्रेसिस इन्फेक्ट ह्यूमन बीइंग बट नॉट चिकन। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो स्पेसिफिकली एक स्पेशी के खिलाफ वो इम्यूनिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह इंथ्रेसिस है ना,
इंथ्रेसिस, बेसिलस इंथ्रेसिस, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को इफेक्ट करती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंसानों को इफेक्ट करती है, चिकन्स को नहीं करती, बाकी चीजों को नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा कुछ होती है रेशियल इम्यूनिटी, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एक रेस के लोगों के अंदर वो बीमारियां होती है, या एक स्पेसिफिक रेस के अंदर उस तरह के पैथोजेंस जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। विद इन अ स्पीशी डिफरेंट रेसेस में शो डिफरेंट इन ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, हर एक स्पीशी को हर एक रेस वाले लोग, हर एक इलाके वाले लोग जो वो डिफरेंट तरह रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जेनेटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम पेल्सिपेरम मलेरिया रेजिस्टेंस इन अफ्रीका, अफ्रीका के जितने भी लोग हैं, वो जो एक प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम की दो तीन टाइप्स है, तीन टाइप से चार टाइप है, तीन टाइप्स आई थिंक, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम पेल्सिपेरम, उसके उसका एक टाइप है जो कि अफ्रीका के लोग उस चीज को क्या है, रेजिस्टेंस है, जेनेटिकली वो लोग उस चीज के लिए रेजिस्टेंस है, उनको वो डिजीज कॉज नहीं कर सकती, ठीक है। कुछ होते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन वेरी विद डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम रेस एंड स्पीशीज, सेम रेस के लोग हैं हम पाकिस्तानी, या जो हम चलो हम एक थोड़ा और स्पेसिफाई कर लेते हैं पंजाब के लोग। अब पंजाब के लोगों के अंदर, या पंजाब की भी नहीं, हम फैमिली की तरफ जाते हैं, चलो फैमिली के अंदर बहन भाई माँ बाप हस्बैंड वाइफ सारे जो है इंडिविजुअली, हर एक बंदा हर एक इन्फेक्शन को डिफरेंट तरह रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और कोई और तरह रिस्पॉन्स दूंगा किसी एक ऑर्गेनिज्म को, या किसी एक पैथोजन को आप कोई और रिस्पॉन्स दोगे, कि कोई और जो है वो कोई और रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो हर एक बंदा जो है इंडिविजुअली वो डिफरेंट तरह का रिस्पॉन्स देता है डिफरेंट पैथोजेंस को, ठीक है। Homozygous twins exhibit similar resistance susceptibility to leprosy and tuberculosis. Such correction is not seen in heterozygous twins. ट्विंस के आप लोगों ने टाइप्स पढ़े होंगे, हेट्रोजाइगस होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। अब होमोजाइगस ट्विंस कौन से होते हैं और हेट्रोजाइगस पता है वैसे कुछ, क्या ट्विंस है, ठीक है। अब आप लोगों ने कभी अपने मुआशरे में या अपनी सराउंडिंग्स में देखा होगा कि कभी कभार जो ट्विंस होते हैं ना, जो कि एक साथ पैदा होते हैं बच्चे, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उनका शक्ल, उनकी आदत, उनकी मोस्टली चीजें जो वो सिमिलर होती है, 99% उनके अंदर सिमिलरिटीज होती है, ठीक है। अब वो जो ट्विंस होते हैं उनको हम कहते हैं होमोजाइगस ट्विंस, ठीक है। होमोजाइगस ट्विंस का मतलब क्या है, होमोजाइगस ट्विंस का ये मतलब है कि एक एग जो है वो डबल स्पर्म के साथ जो है वो फर्टिलाइज हुआ है, एक एग जो है वो डबल स्पर्म के साथ जब फर्टिलाइज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं होमोजाइगस ट्विंस। इसके रिजल्ट्स में जो बच्चे पैदा होंगे वो दोनों बच्चे जो है वो 99% वो सेम होंगे, ठीक है। क्यों, जिसे हम आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं, महक बिल्कुल एग्जैक्टली, इन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो होमोजाइगस ट्विंस होती है, ठीक है। तो ये मोस्टली सिमिलर रेजिस्टेंस जो है वो शो करते हैं क्यों, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होता है, ठीक है, एक ही एक के जो है वो बने होते हैं। अब हेट्रोजाइगस ट्विंस जो या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो ये चीज बहुत कम है, क्योंकि एक ही मदर की है, एक ही टाइम पे वो पैदा हुए, लेकिन उनका एक जो है वो डिफरेंट, ठीक है। आगे कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे जो कि इननेट इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उसे अफेक्ट करते हैं। इन fetus immune system is immature, excuse me, ठीक है। In fetus immune system is immature in old age सर species and racial immunity में डिफरेंस क्या है, अच्छा। शानजा का क्वेश्चन है कि सर स्पीशीज इम्यूनिटी और रेशियल इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीशी इम्यूनिटी का मतलब ये है, हम इंसान है, हम स्पीशी है, ठीक है। रेस का मतलब ये है, रेस के अंदर
मैं भी इंसान हूँ, हम पाकिस्तानी भी इंसान हैं, अफ्रीका वाले भी इंसान हैं, अमेरिका वाले भी इंसान हैं, चाइना वाले भी इंसान हैं, इंडिया वाले भी इंसान हैं, सारी इंसान हैं। स्पीशीज हमारा एक है, लेकिन हमारा रेस चेंज है। ठीक है? तो स्पीशी इम्यूनिटी का मतलब ये है यहाँ पे कि हम कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर डिजीज कॉज करती है, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वो डिजीज कॉज नहीं करती। फॉर एग्जांपल किसी वो कहते हैं ना, एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि एंथ्रेक्सिस जो वो सिर्फ इंसानों के डिजीज कॉज करती है, चिकन्स में नहीं करती। ठीक है? मुर्गों में नहीं करती डिजीज कॉज। रेशियल का मतलब ये है कि कुछ डिजीजेस ऐसी है जो सिर्फ हम पाकिस्तानी जो है उसके लिए प्रोन है, कुछ डिजीज ऐसे जो अमेरिकन लोगों में होती है, कुछ डिजीजेस ऐसी है जो कि अफ्रीका के लोगों में होती है। ठीक है? आप लोगों ने कभी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं ना ये अमीरों की डिजीजेस है या ये गरीबों की डिजीजेस है। क्यों? लाइफस्टाइल और ये चीजें मैटर करती हैं। अब ये जो मोस्टली आजकल तो खैर पाकिस्तान में भी ये ये डायबिटीज वगैरह और ये सारी चीजें ज्यादा हो गई है, लेकिन ये पहले कहाँ पे होती थी? जहाँ पे ये स्टैटिक लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती थी। ठीक है? वहाँ पे ये कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? या जो कुछ एरियाज ऐसे है ना कि वो स्पेसिफिकली कुछ चीजों को ज्यादा प्रोन होती है या कुछ चीजों को ज्यादा रेजिस्टेंट होती है। ठीक है? जिस तरह एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है, एग्जांपल में लिखा हुआ है कि अफ्रीका के लोग जो है वो प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम जो है, जो कि मलेरिया कॉज करता है। ठीक है? उसके लिए वो लोग क्या, वो जेनेटिकली रेजिस्टेंट है। ठीक है? अब समझ आ गई शान साहब? आगे चले। ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इननेट इम्यूनिटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि इननेट इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला है हमारे पास एज। इन fetus immune system is immature. In old age there is gradual waning of immune system. ठीक है? एज के हिसाब से जो कुछ इन्फेक्शंस जो हमारी स्पेसिफाई होते हैं, कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों में होते हैं, कुछ डिजीजेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज में होती हैं, और कुछ डिजीजेस ऐसे हैं जो कि वर्किंग हमारी जितनी भी इम्यूनिटी है या जो हमारा अडल्ट लोग हैं या जो एडल्ट हमारा एक एडल्ट कम्युनिटी है। ठीक है? या इसके अलावा तो उन लोगों को वो डिजीज होती है, या कुछ डिजीजेज है जो स्पेसिफाई फीमेल्स में होती है, कुछ डिजीज है जो स्पेसिफाई वो मेल्स में होती है। ठीक है? तो ये कहता है कि फीटस में इम्यून सिस्टम जो है वो इमेच्योर होता है, लेकिन ओल्ड एज पे ग्रेजुअली वो इम्यून सिस्टम जो हमारा नीचे आता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल polio infection and chickenpox highly severe in adult than children. पोलियो वेनिंग का मतलब है कम होना, कम हो जाना, वेनिंग। ठीक है? ग्रेजुअली कम हो जाता है। अच्छा, पोलियो और चिकन पॉक्स जो है ये हाईली सिवियर होते हैं एडल्ट्स में, बच्चों से। क्यों? क्योंकि जब मोस्टली छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका क्या होता है, उनका उसी टाइम पे वो सारी चीजें जो वो बन रही होती है अभी इन प्रोसेस होते हैं, उनका बॉडी जो है, उनकी बॉडी जो है वो उस टाइम पे वो क्या करती है, वो बन रही होती है, चाहे उनकी मसल्स है, चाहे उनकी बोन्स है, चाहे उनकी बाकी ऑर्गन्स है। ठीक है? लेकिन ये एडल्टहुड में जब जाते हैं, ठीक है, तो एडल्टहुड में ये चिकन पॉक्स और ये पोलियो वगैरह जो है ये बहुत ज्यादा सिवियर होते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है अगर उस एज में जो है ये हो जाए। ठीक है? किसी को। दूसरी बात हम कहते हैं हार्मोनल। हार्मोनल हम बात करते हैं इनहेंस ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। ठीक है? कुछ हार्मोन्स ऐसी हैं जो कि हमें ससेप्टेबल कर देती है इन्फेक्शन को, हमें प्रोन कर देती है इन्फेक्शन को। फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट, एड्रिनल डिसफंक्शंस। ठीक है? डायबिटीज के साथ डायबिटीज मेलाइटस की वजह से जो है ना हम इन्फेक्शन की तरफ जो है इन्फेक्शन को ज्यादा प्रोन होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो लो हो जाता है। ठीक है? तो उन लोगों को इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है? या जो हाइपोथायराइडिज्म है या एड्रिनल डिसफंक्शंस है, ठीक है, इनकी वजह से जो है हम इन्फेक्शन की तरफ ज्यादा प्रोन होती है। ठीक है? नेक्स्ट फिर हमारा है न्यूट्रिशन।
मेल न्यूट्रिशन जो है वो हमें इन्फेक्शन को ज्यादा प्रोन या प्रीडिस्पोज कर देती है, ठीक है। बोथ ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज आर रिड्यूस इन मेल न्यूट्रिशन। अगर आप सर डायबिटीज के ज्यादा चांसेस किस एज में होते हैं, हम मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि किस एज में चांसेस ज्यादा होते हैं, चांसेस वैसे आज तक जो बुकिश बात हो रही है ना, बुकिश ये है कि जो टाइप 1 डायबिटीज है वो 30 इयर्स की से पहले होता है, लेकिन जो 30 इयर्स के बाद होता है वो मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज होता है। ये बुकिश बात है। आजकल जो है ये बॉर्डर लाइन जो है या जो एक हमने एक हॉलमार्क रखा था, ठीक है, वो कम हो गया। आजकल जो है बच्चों में भी डायबिटीज या जो मतलब डायबिटीज के लिए कोई स्पेसिफिक एक एज नहीं है, ठीक है। मोस्टली बच्चों को भी आपने देखा होगा कि उनमें भी डायबिटीज होते हैं, उनके अंदर होती है टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। और मोस्टली जो है बुक ये कहती है कि 30 इयर्स के बाद जो है वो टाइप 2 डायबिटीज की जो है वो चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ इन लोगों में होगी और बाकियों में नहीं होगी, इस तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। सॉरी। अच्छा, न्यूट्रिशन, अब मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? मेल न्यूट्रिशन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि मेल न्यूट्रिशन के अंदर जो है हमारे को सिर्फ ये है कि अगर कोई बंदा जो है या किसी को खुराक नहीं मिल रहा है, किसी की न्यूट्रिएंट कम है, तो उन्हें सिर्फ हम मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, ऐसा नहीं है। मेल न्यूट्रिशन जो है वो दोनों तरह का होता है। मेल न्यूट्रिशन जो है वो अंडर न्यूट्रिशन भी है और मेल न्यूट्रिशन जो है वो ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा खा रहा है तो वो भी मेल न्यूट्रिएंट है, वो भी मेल नरिश है, ठीक है। अगर कोई बंदा बहुत कम खा रहा है तो वो भी मेल नरिश है, ठीक है। लो न्यूट्रिएंट नहीं, सिर्फ लुबाइना कह रही है कि सिर्फ लो न्यूट्रिएंट। लो न्यूट्रिएंट अगर वो ले रहा है तो वो अंडर न्यूट्रिशन है। अंडर न्यूट्रिशन इज आल्सो मेल न्यूट्रिशन, बट ओवर न्यूट्रिशन इज आल्सो अ मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा खा रहा है, ठीक है, तो वो भी मेल नरिश है, वो भी मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो भी प्रीडिस्पोज होगा बैक्टीरियल या किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ। कैसे? महक कह रही है कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट फूड जो है वो ले रही है। महक ने पूछा है कि अगर कोई बंदा ज्यादा खा रहा है तो वो कैसे मेल नरिश है, ठीक है। महक, अगर आप जो है वो रोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड जो है वो ले रही है, आप ज्यादा खा रही हो ना, किसी एक चीज को आप ज्यादा ले रही हो, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा ले रही हो उस चीज को तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, मोस्टली जो है वो आपके अंदर कुछ अब जितने भी फास्ट फूड्स है ना, फास्ट फूड्स के अंदर जो है प्रोटीन्स की कमी होती है, प्रोटीन्स उसमें नहीं होते। उसमें मोस्टली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, या जो लिपिड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, फैट्स ज्यादा होते हैं। उसकी वजह से जो है इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है, इंसान जो है वो मोटा हो जाता है, ठीक है। अब जब आप मोटे हो जाते हो ना, तो आप काफी सारी इन्फेक्शंस को आपने खुद को प्रोन कर लिया, आपकी लाइफ जो है सेडेंटरी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। सॉरी। आपकी लाइफ जो है वो सेडेंटरी हो जाएगी, ठीक है, और उसके साथ साथ मोटापे के साथ साथ जो है ना आप दो तीन चीजों को प्रोन हो जाती हो। कार्डियक, जितने भी डिजीज है ना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की तरफ जो है आप प्रोन हो जाते हो। आपके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की चांसेस बढ़ जाती हैं। उसके साथ साथ आपके अंदर डायबिटीज की चांसेस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब समझ आ गई? मेल न्यूट्रिशन का मतलब ही यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं है कि एक बंदा जो है वो कम खा रहा है या कोई एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो है वो कम ले रहा है, तो वो जो है वो मेल नरिश है। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा ले रहा है किसी चीज को तो वो भी मेल नरिश है, ठीक है। गुड। सॉरी। सॉरी। अच्छा, अब इन्नेट इम्यूनिटी की यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो हमारी बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है, ठीक है, वो हमें काफी सारे डिजीजेस से बचाती है। अब कैसे बचाती है वो हम आगे बढ़ते हैं, अब ये हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास है एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है या एपिथेलियल सरफेस कहाँ कहाँ पे है और वो हमें कैसे बचाती है, ठीक है।
तो एपिथेलियल सेल सबसे पहले जो है, या एपिथेलियल सरफेस जो है सबसे पहले स्किन के ऊपर है, ठीक है। स्किन जो है ये क्या है, ये एक एपिथेलियल सरफेस है। अब इट act as a mechanical barrier to microorganism and provide bactericidal secretions। सबसे पहली बात तो ये कि ये स्किन है हमारे, ठीक है। स्किन की वजह से, अगर ये स्किन ना होती तो हमारे अंदर जितनी भी ऑर्गन्स है वो सारी क्या होते हैं, वो सारी प्रोन होते हैं, वो सारे बिल्कुल खुले रहते हैं, ठीक है। और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आता, ठीक है, अगर मच्छर भी आता तो वो सीधा अंदर घुस जाता, कोई मक्खी आती तो वो सीधा अंदर घुस जाती, डस्ट पार्टिकल्स आते तो वो सारे अंदर जाते। तो ये एक स्किन जो है ये एक मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करता है और पार्टिकल्स को, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को अंदर जाने ही देती। एक तो ये मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करता है, इसके अलावा ये कुछ सिक्रेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उन सिक्रेशंस की वजह से जो है ना वो एक बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो बैक्टीरिया को किल कर देती है। दो बातें हो गई यहाँ पे, मैकेनिकल बैरियर है, दूसरी बात क्या है, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। दूसरी, अब थर्ड क्या है, resident microflora of skin and mucous membrane surface help to prevent colonization by pathogens। हमारी स्किन के ऊपर या काफी सारे म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस के ऊपर नॉर्मल फ्लोरा जो है वो प्रेजेंट है। और नॉर्मल फ्लोरा का काम क्या है, नॉर्मल फ्लोरा जहां पे प्रेजेंट होती है वहां पे वो लोग प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम करते हैं। कैसे, अगर हाथ पे प्रेजेंट है तो ये हाथ के सिपाही है, ये यहाँ की पुलिस है, यहाँ की आर्मी है ये, ठीक है। लेकिन अगर ये आर्मी कहीं और जाती है तो वहां के लिए वो खतरा है। सेम एग्जांपल जिस तरह हम लेते हैं ना, पाकिस्तान की आर्मी, वो सिर्फ पाकिस्तान के बचाव के लिए, अगर वो इंडिया जाती है तो इंडिया वालों ने क्या कहना है कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या करना है, नुकसान करना है। जिस तरह इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अभिनंदन आया था ना, उनका वो क्या था, उनका तो वो सिपाही था, उनका तो वो फौजी था, उनके लिए तो वो लड़ता था। लेकिन हमारे लिए क्या था, हमारे लिए खतरा था। उसने अपनी पोजीशन चेंज की थी, उसने अपनी लोकेशन चेंज की। इंडिया में वो सिपाही था, यहाँ पे आ गया, वहां यहाँ पे हमारे लिए खतरा बन गया। हमने क्या किया, उसे गिरा दिया, हमारी आर्मी ने उसे गिरा दिया। सेम एग्जांपल है नॉर्मल फ्लोरा की। अगर हाथ के नॉर्मल फ्लोरा, स्किन के नॉर्मल फ्लोरा है तो वो माउथ के अंदर वो डिजीज कॉज करेगा। माउथ के अंदर अपना नॉर्मल फ्लोरा है जो कि वहां की फौजी है, वो वहां की आर्मी है, वो इन्होंने इनके साथ क्या करना है, लड़ना है। आप लोग इधर क्या कर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ पे, हमारे इलाके में क्यों घुसे हो, हमारी एरिया में क्यों आए हो, लाइन ऑफ कंट्रोल आप लोगों ने क्यों क्रॉस किया, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लोरा अगर एक जगह पे रहेगी तो वो डिजीज कॉज नहीं करेगी, वो क्या करेगी, वो एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, इज आर्मी काम करेगी। लेकिन वो अगर कहीं और जाती है तो काम खराब हो जाएगा, उधर वो डिजीज कॉज करेगी, डिजीज कॉज करेगा वहां पे। और वहां की जो नॉर्मल फ्लोरा है, वहां की जो आर्मी है वो उसके साथ लड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अल्टरेशन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा may lead invasion of extraneous microbes। एक तो ये है कि नॉर्मल फ्लोरा ने अगर खुद जगह चेंज की तो कई और जो वो डिजीज कॉज कर सकती है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर ये नॉर्मल फ्लोरा आप बिल्कुल खत्म कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी डिजीज कॉज होने के चांसेस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसा सब्सटेंस जो है वो यूज किया, ऐसे लिक्विड्स यूज किए कि यहाँ का नॉर्मल फ्लोरा को मैंने किल कर दिया, तो यहाँ पे डिजीज होने के चांसेस को मैंने बढ़ा दिया है, यहाँ पे डिजीज जो है वो बहुत जल्दी होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इशू क्या आ रहा है, काफी सारे बच्चे जो है वो एब्सेंट है, सिर्फ 17 प्रेजेंट है, बाकी सारे एब्सेंट है। खैर है, क्या हुआ है, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को, स्किन की समझ आ गई सबको।
चले नेक्स्ट जाते हैं आप, रिस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ आते हैं। गुड। रिस्पिरेटरी ट्रैक में क्या है? Inhaled particles are arrested in the nasal passage and the moist mucous membrane surface. रिस्पिरेटरी ट्रैक कहां से शुरू होता है? नोज से शुरू होता है या माउथ से, ओरल कैविटी से शुरू होता है, नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, एनाटॉमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिस्पिरेटरी, अपर रिस्पिरेटरी और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। अब हम मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे टीचर्स भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, मोस्टली पब्लिक हेल्थ वाले भी कहते हैं कि मोस्टली कोशिश करो कि आप सांस जो है वो नाक से लो। क्यों? कौन आंसर करेगा? हम मुंह से सांस लेने के बजाय नाक को क्यों प्रेफर करते हैं? एनी आइडिया? आपको ये ना कहे कि हम प्रेफर नहीं करते, हम प्रेफर करते हैं। करते क्यों है मैं ये पूछ रहा हूँ। चलो वेरी गुड। महक ने कहा कि उसके अंदर हेयर्स हैं, उसके अंदर हेयर है, ठीक है, बाल है उसके अंदर, नाक के अंदर, उसके वजह से हम प्रेफर करते हैं। ठीक है सर, क्योंकि नोज से जर्म एंटर नहीं हो सकते। रुबाब अप टू समहाउ एंटर नहीं हो सकते, लेकिन क्यों नहीं हो सकती मैं ये बात कर रहा हूँ। नोज में म्यूकस और हेयर और एयर को फिल्टर करती है। निशा कह रही है कि एयर को फिल्टर करती है, लुबाना कह रही है हेयर की वजह से। ठीक है, स्नीजिंग से जम बाहर आ जाती है। महक, स्नीजिंग तो हेयर नोज से नहीं होता, स्नीजिंग इफेक्ट जो है वो तो नीचे से आता है ना। चलो अब तो समहाउ आप भी ठीक कह रही हो। ठीक है, अब होता क्या है कि नोज से जो है, नोज के अंदर जो हेयर है, ठीक है, हेयर ने क्या करना है, जो बाहर से ऑर्गेनिज्म या चीजें आती है उनको क्या करती है, उनको पकड़ लेती है, उनको होल्ड कर लेती है। इनके अलावा एक फिल्टर प्रोवाइड करती है। ठीक है, और नोज के अंदर जो ये नोज जो हाईली वेस्कुलराइज है, ठीक है, ये गर्म रहता है, तो इसने एयर को क्या करना है, एयर को वार्म कर लेती है। ठीक है, एयर को वार्म कर लेती है। ठीक है, महक आप ठीक कह रही हो, चिंग का भी आप बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, और साथ साथ जो है वो मॉइस्चर भी होती है। ठीक है ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन भी होती है। Mucous membrane act as trapping mechanism here like cilia propel the particle toward pharynx where it swallow or cough out. ठीक है, अब लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, या जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है लोअर नहीं, लोअर और अपर दोनों में। ठीक है, अब रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है, पेरिंग्स के अंदर स्पेशली क्या होते हैं, इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। मैं नोज की बात नहीं कर रहा, नोज से नीचे की तरफ अब आ जाओ। उनके अंदर क्या है, सीलिया है। वो सीलिया क्या करती है, वो सीलिया बाहर से आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ लेती है। और जब हम ये कफ करते हैं ना, या तो कफ के दौरान वो उस चीजों को बाहर निकाल लेती हैं, ठीक है, या यहाँ से बाहर निकाल के उन चीजों को क्या कर लेती है, हम स्वालो कर लेते हैं, वो उस चीज को स्टमक की तरफ फेंक देती है। स्टमक में अगर जाए तो कोई इश्यू नहीं है ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर एसिड मौजूद है और उस एसिड ने उसे किल करना है। ठीक है, कफ रिफ्लेक्स एक्ट्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो हमारा कफ रिफ्लेक्स है ना, जो हम कांसते हैं, चींकते हैं, ये क्या है सॉरी कफ की हम बात कर रहे हैं और साथ साथ मुझे कफिंग हो रही है तो कफ रिफ्लेक्स जो है ये क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, इसने क्या करना है, ये एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो पार्टिकल्स हमारे अंदर प्रेजेंट होती है रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, उन पार्टिकल्स को कफ जो है वो बाहर निकाल देती है। ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, वही अब स्टार्ट है अभी। माउथ पोजेस सलाइवा व्हिच इज inhibitory effect on many microorganisms. Some bacteria destroyed by acidic pH of gastric juice. माउथ के अंदर भी कुछ क्या, माउथ के अंदर भी सलाइवा प्रेजेंट है, सलाइवा की वजह से भी काफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो किल हो जाती है। ठीक है, या उन चीजों को वो इनहिबिट कर लेती है। ठीक है, उसके अलावा जब ये सारी चीजें
गैस्ट्रिक में जाती है, ठीक है, स्टमक में जाती है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है उनका एसिडिक पीएच, उनका पीएच जो है वो एसिडिक होता है, ठीक है। उन एसिड्स की वजह से जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन एक्सर्ट अ प्रोटेक्टिव कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नॉर्मल फ्लोरा की हमने बात की है, ठीक है। अब ये नॉर्मल फ्लोरा जो है ये इंटेस्टाइन के अंदर भी नॉर्मल फ्लोरा जो है वो प्रेजेंट है। अब उन इंटेस्टाइन के नॉर्मल फ्लोरा ने क्या करना है, इंटेस्टाइन के नॉर्मल फ्लोरा जो है वो भी एक प्रोटेक्टिव कॉलोनाइजेशन करते हैं। कॉलोनाइजेशन का मतलब है कॉलोनीज में रहना, ठीक है। जब वो काफी सारी ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया जो है वो एक टाइम पे एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह हम इंसानों की कॉलोनी होती है, इस तरह बैक्टीरियल कॉलोनी होती है, ठीक है। कॉलोनाइजेशन एक प्रोटेक्टिव कॉलोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, जो कि वहां पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो वो एक्ट नहीं कर सकती या एक्ट करने से हमें बचाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप आज अटेंडेंस बहुत कम है। सिर्फ 16 बच्चे प्रेजेंट है बस, ठीक है। कंजक्टाइवा, अब नेक्स्ट कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या है, कंजक्टाइवा जो है ये आई के ऊपर एक शाइनी लेयर हमें नजर आता है। आई के ऊपर एक शाइनी जो व्हाइट पार्ट है ना, उसके ऊपर एक शाइनी लेयर हमें नजर आता है। ये क्या है, ये कंजक्टाइवा है, ठीक है। टीयर्स contain lysozymes which is antibacterial property, ठीक है। टीयर्स जो है ना, आंसू, ये भी एंटीबैक्टीरियल है। आप लोगों ने कभी टेस्ट किया है वैसे टीयर्स को, कभी टेस्ट किया है? एसिडिक होती है वो भी, कड़वी, ठीक है। तो टीयर्स जो है ये भी क्या है, ये भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि उसके अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं और वो लाइसोजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं काफी सारी बैक्टीरियाज की, ठीक है। या या तो उसके अंदर, या तो वो खुद जो है वो ब्रेक ब्रेक डाउन कर लेती है या किल कर देते हैं बैक्टीरिया को, या उन चीजों को फ्लश आउट कर लेती है, ठीक है। आई के ऊपर, आई के अंदर जो है फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आ गई, ठीक है। वहां पे आप लोगों ने देखा होगा ना, जब भी हमारी आंख के अंदर कोई चीज जाती है ना, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो चाहे वो कोई और चीज हो, साथ ही हमारे आंखों से आंसू आना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्यों? और क्योंकि इसने क्या करना होता है, इन आंसू ने इन इस चीज को फ्लश आउट करना होता है, बाहर निकालना होता है। डस्ट पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को, सबको वो फ्लश आउट करके बाहर निकालती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या, इंटेस्टाइनल ट्रैक। इंटेस्टाइनल ट्रैक में अच्छा यहाँ पे ये जो ऊपर थोड़ा सा वो आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर इफेक्ट्स लगे, तो उस इफेक्ट्स की वजह से ये आ रहा है, ठीक है। इफेक्ट्स में खत्म कर लूंगा, ये चीजें ठीक हो जाएगी। इंटेस्टाइनल ट्रैक या जेनेटो, अच्छा उसके बाद बात करते हैं जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट की, ठीक है। उसके अंदर भी सेम जो है यूरिटर के अंदर भी सेम सीलिया जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसने भी क्या करना होता है, फ्लश करना होता है, या जो ऑर्गेनिज्म है वो उनको प्रोफाइल करके वो यूरिन की तरफ जो है वो फेंक देती है और यूरिन के जरिए जो वो बाहर निकल आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस की, ठीक है। स्किन की हमने बात की, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म, वो सारी चीजें हम देख रहे थे कि म्यूकस, सबसे पहले हमने म्यूकस मेम्ब्रेन की बात की, स्किन की नहीं, म्यूकस मेम्ब्रेन की बात की। म्यूकस मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीजें आ गई म्यूकस मेम्ब्रेन में, या एपिथेलियल मेम्ब्रेन में? हमने एपिथेलियल मेम्ब्रेन की बात की। एपिथेलियल मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीजें आ गई? एपिथेलियल मेम्ब्रेन में स्किन है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन के अंदर हमने म्यूकस मेम्ब्रेन का पढ़ा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पढ़ा, ठीक है, कंजक्टाइवा का पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा हमने जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट का पढ़ा, ठीक है, और जीआई ट्रैक्ट का पढ़ा। आगे हम देखते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस। Non-specific antibacterial substance present in blood and tissue. ब्लड और टिश्यूज के अंदर जो है नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस लाइक प्रोपेरिडीन, कॉम्प्लीमेंट, लाइसोजाइम्स, बेटा लाइसिन, basic polypeptide and interferon which have
एंटीवायरल एक्टिविटी, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस जो है वो ब्लड के अंदर और टिश्यूज के अंदर जो वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि एंटीबैक्टीरियल, उन्होंने बैक्टीरिया के खिलाफ जंग करना है। कुछ हमारे पास सब्सटेंस ऐसी भी मौजूद है जो कि उन्होंने वायरस के खिलाफ जो है वो जंग करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रक्शन में, जो कि ब्लड और टिश्यूज के अंदर इन्वेड होती है। इन्वेशन का मतलब है एंट्रेंस, एंटर होना, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारी टिश्यूज के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वो एंटर होता है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसके साथ फाइट करता है। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो हम आगे पढ़ते हैं कि ये सेट ऑफ प्रोटीन्स है, और वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज की समझ आ गई कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे टिश्यूज के अंदर काफी सारे एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल सब्सटेंसेस जो है वो मौजूद है, जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस के खिलाफ वो जंग करता है, फाइट करता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है सेलुलर फैक्टर्स। When infection across the barrier of epithelial surface, tissue factor come into play for defense. Exudate inflammatory reactions occur by accumulation of phagocyte at the site of infection and deposition of fibrin, which entangle the organism to act as a barrier to spread of infection. Phagocytic cell ingest these organisms and destroy them. जब एपिथेलियल सरफेस को क्रॉस कर लेती है, सबसे पहले हमारा बैरियर क्या है? एपिथेलियल सेल्स है। एपिथेलियल सेल्स क्रॉस हो गई, उसके बाद हमारे टिश्यूज फैक्टर्स आ गए, टिश्यूज फैक्टर जो है वो भी क्रॉस हो गई, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब या हम चलो टिश्यू फैक्टर्स की भी बात करते हैं, आगे हम दूसरी बात करते हैं। जब एपिथेलियल टिश्यूज या एपिथेलियल सरफेस को क्रॉस कर लेती है कोई भी इन्फेक्शन, तो फिर टिश्यूज फैक्टर ने एक्ट करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे पास क्या है? एक्सुडेट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस है। अब इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेशन क्या है? सॉरी, इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में वस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यूज का। इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ वस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यूज। दो तीन बातें यहाँ पे है। सबसे पहली बात यह है कि इन्फ्लेमेशन जो है वो क्या है? वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। पहली बात तो ये आप लोग समझ ले कि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि ये वस्कुलराइज्ड टिश्यूज के अंदर होगा, जहां पे ब्लड की सप्लाई होगी। जहां पे ब्लड की सप्लाई होगी वहां पे इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स की तरह एक्ट करता है। और थर्ड बात क्या है? लिविंग टिश्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो तीन बातें। इन्फ्लेमेशन इज द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ वस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यूज। ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? लिविंग टिश्यूज की है। तीसरी बात क्या है? वो वस्कुलराइज होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म आता है, एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस कर लेता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे पैगोसाइट्स जो है वो आ जाती है। पैगोसाइट्स जो है वो अक्मुलेट हो जाती है इन्फेक्शन की साइट पे, ठीक है। और वहां पे फिब्रिन की डिपोजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिब्रिन की डिपोजिशन स्टार्ट होकर उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेती है? वो इनसर्कुलेट कर लेती है, इंटेंगल कर लेती है, ठीक है। और उनके इर्द गिर्द आ जाते हैं और उन्हें कहती है कि भैया आप हथियार डाल दो, आप अपनी बंदूकें डाल दो, फेंक दो अपनी बंदूक, ठीक है। उनके इर्द गिर्द आ जाते हैं। तो उसकी वजह से जब फिब्रीन उस ऑर्गेनिजम्स के इर्द गिर्द आ जाती है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर लेते हैं? इनकेप्सुलेट कर लेते हैं, एंटेंगल कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम मिसाल लेते हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है वो दहशतगर्द जो है वो एसएनसी के अंदर दहशतगर्द आ गए, लुबैना क्या कह रही है? लुबैना को समझ नहीं आई। लुबैना किस चीज की समझ नहीं आई आपको?
लुबैना अपना क्वेश्चन जो है वो एलेबोरेट करो थोड़ा सा, किस चीज की समझ नहीं आई? सर बहुत देर पहले का कमेंट है, अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है। बहुत देर पहले का है, फिर भी अगर आपको बहुत देर पहले किसी चीज की समझ नहीं है तो वो भी आप पूछ सकती है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आप पूछ ले। अच्छा देखो, अब सेलुलर फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने एपिथेलियल सर्फेस के बारे में पढ़ा कि एपिथेलियल सर्फेस क्या करती है। सबसे फर्स्ट जो है वो एक्सुडेट में बताता हूँ, ठीक है। सर फिब्रिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ना, हाँ जी, क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। अच्छा बताता हूँ मैं, जब हमारा सबसे फर्स्ट वेरियर कौन सा है, एपिथेलियल सर्फेस है। अब एपिथेलियल सर्फेस का क्या हुआ, एपिथेलियल सर्फेस को उन्होंने क्रॉस कर लिया। एपिथेलियल सरफेस क्या है, घर का दीवार है, घर का दीवार उन्होंने तोड़ दिया, वो अंदर आ गए, ठीक है। अब अंदर आ गए तो अंदर क्या है, अब अंदर टिश्यूज फैक्टर्स हमारे जो है वो मौजूद है, अंदर हमारी हमारी आर्मी जो है वो मौजूद है। अब हमारी आर्मी ने क्या किया, हमारी आर्मी ने उनको घेर लिया, उस ऑर्गेनिज्म को घेर लिया। जब हमारी आर्मी ने उस ऑर्गेनिज्म को घेर लिया, दहशतगर्द जो है वो एसएनसी के अंदर आए थे, ठीक है, उन्होंने गेट तोड़ दिया था, लेकिन हमारे सिक्योरिटी गार्ड उनके इर्द गिर्द आ गए। अब वो दहशतगर्द इधर उधर नहीं जा सकते, वो उस जिस काम के लिए आए थे, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन कॉज करने के लिए आए थे, ठीक है, उस इन्फेक्शन को वो स्प्रेड नहीं कर सकते, वो उसी जगह पे रहेंगे क्योंकि इर्द गिर्द हमारे फौजी खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं ना हमारे, जिन सेल्स ने फेगोसाइटोसिस करना है, ठीक है, फेगोसाइट्स हमारी जितनी भी है वो आ जाती है वहां पे, और वो उस ऑर्गेनिज्म को इनगल्व करके चले जाते हैं, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर से आ गई, उन्होंने फर्स्ट डिफेंस जो है वो क्लियर कर लिया, ठीक है। फर्स्ट डिफेंस को उन्होंने तोड़ दिया, सेकंड डिफेंस ने क्या किया, उन्हें घेर लिया, ठीक है, और उन्हें एनगल्फ करके खा लिया, ठीक है। अब एक बच्ची पूछ रही है कि एक्सुडेट क्या है, ठीक है। एक्सुडेट जो है ये मैस है सेल्स का, ठीक है, या फ्लूइड का, ठीक है। एक्सुडेट वो मास है जिनमें फ्लूइड्स और सेल्स जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर से या ऑर्गन्स के अंदर से निकलता है, ठीक है, स्पेशली इन्फ्लेमेशन के दौरान, ठीक है। जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के दौरान ब्लड से और सेल्स के अंदर से कुछ सेल्स और फ्लूइड जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है, और वो एक सब्सटेंस बनाता है जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम एक्सुडेट बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के दौरान जो फ्लूइड और सेल्स बाहर निकल आते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो एक्सुडेट है, ठीक है। जब भी फेगोसाइट्स आ जाती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो आ जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन के साइड पे, तो वहां पे सेल्स के अंदर से या ब्लड के अंदर से कुछ फ्लूइड और कुछ सेल्स जो है वो बाहर निकल आती है, वो अकोमुलेट हो जाती है, उनको हम एक्सुडेट बोलते हैं। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट पढ़े, ये क्या हो रहा है? पेगोसाइट सेल्स आर क्लासिफाइड एज, पेगोसाइट सेल्स जो है वो दो तरह के हैं, माइक्रोपेजेस एंड मैक्रोपेजेस। माइक्रोपेजेस जो है वो उसमें कौन कौन सी सेल्स आती है, न्यूट्रोफिल्स आती हैं, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, मैक्रोपेजेस है, जो को मानो न्यूक्लियर पेगोसाइटिक सेल्स है, ठीक है। वो पोलीमार्फो न्यूक्लियर है, ठीक है। और ये जो है, आप असल में आप लोग सिंपली ये कह सकते हो कि फेगोसाइटिक सेल जो हमारे पास दो तरह के न्यूट्रोफिल्स है और मैक्रोफेज है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, फेगोसाइटिक एक्शन जो है वो किस तरह का होता है, वो चार स्टेजेस के अंदर होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स 1 घंटा हो गया, अगर आप लोगों ने ब्रेक ले लिए तो बता दो, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर
रिलैक्स होना है, ब्रेक लेनी है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। नहीं लेनी ब्रेक, चले गुड हो गया। रुबैना कह रही है ब्रेक ब्रेक की जरूरत नहीं है। बाकी सारे कह रही है ब्रेक है। सफेद मोबाइल चार्जिंग पे लगाना है, चलो ठीक है। 15 मिनट आप रिलैक्सेशन ब्रेक जो है वो ले लो, ठीक है। डिसाइड कर लिया मैंने रुबैना, मैंने डिसाइड कर लिया, सिर्फ आप कह रही हो कि ब्रेक ना दे, बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं कि ब्रेक दे दे, ठीक है। चले आप लोग ब्रेक ले लो 15 मिनट्स का, ठीक है। 12:15 पे सबने इधर होना है, ठीक है। 12:15 पे सबने इधर होना है, चलो।
ओके स्टूडेंट्स, आ गए हो वापिस? सबका एक ही मसला है, सबका लॉगिन नहीं हो रहा। ओके स्टूडेंट्स, आ गए हो वापिस? चलो गुड। आगे हम बढ़ते हैं कि पेगोसाइटिक एक्शंस जो है वो किस तरह 4 स्टेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड होके चलती है। ठीक है, अब पेगोसाइटिक एक्शन जो है उसमें 4 स्टेप्स है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो कीमोटैक्सिस है, नेक्स्ट जो है वो है अटैचमेंट, थर्ड जो है वो इंजेक्शन एंड द लास्ट वन इज इंट्रासेलुलर किलिंग। ठीक है, अब कीमोटैक्सिस क्या है? कीमोटैक्सिस जो है ये पेगोसाइटोसिस का फर्स्ट स्टेप है, जिसमें क्या कहते हैं, पेगोसाइट्स रीच द साइट ऑफ इंफेक्शन अट्रैक्टेड बाय कीमोटैक्टिक सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है। कीमोटैक्सिस में क्या होता है? कीमोटैक्सिस में जो है पेगोसाइट्स जो साइट ऑफ इंफेक्शन की तरफ जो है, जो इन्फेक्शन का साइट है, कीमोटैक्टिक सब्सटेंस जो है उन वहां पे पेगोसाइट्स को अटैक करके अपने पास लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है? अटैचमेंट। इन्फेक्टिव एजेंट गेट्स अटैच टू पेगोसाइटिक मेम्ब्रेन। जो पेगोसाइटिक मेम्ब्रेन है ना, मतलब जो कीमोटेक जो हमारा सेल जो पेगोसाइट करने गया है वो और इन्फेक्शन एजेंट जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है? इंजेक्शन। Phagocyte engulf the infected material into vacuole. Membrane of phagosomes fuses with lysosomes to form phagolysosomes. इधर क्या होता है? थर्ड स्टेप पे पेगोसाइट जो है उस इन्फेक्टिव मटेरियल को इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, उसके अंदर जो विक्यूल होता है उसके अंदर इनगल्फ कर लेता है। एंड मेम्ब्रेन ऑफ पेगोसोम्स फ्यूजेस विद लाइसोसोम्स टू फॉर्म फेगोलाइसोसोम। अब यहाँ पे ये जो फेगोसोम्स है जो कि इनगल्फ बॉडी है वो और पे जो लाइसोसोम्स है वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, तो वो फेगोलाइसोसोम्स बना देता है। नेक्स्ट फिर क्या? इंट्रासेलुलर किलिंग है। मोस्ट बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड बाय फेगोलाइसोसोम्स बाय हाइड्रोसाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स। इनके सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन इन ट्यूमर्स। हुआ क्या? सबसे पहले जो कीमोटैक्टिक सब्सटेंस है उन्होंने पेगोसाइट्स को कॉल की कि आप लोग आ जाए, साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ आ जाए। वो आ जाते हैं, अटैचमेंट में वो उस ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जब अटैच हो जाती है तो उस ऑर्गेनिज्म को ये इनगल्फ कर लेता है और उसके अंदर विक्यूल होता है, विक्यूल जो है उसके अंदर ये इनगल्फ करके अंदर चला जाता है। अब जो पेगोसोम्स है, ये जो इनगल्फ बॉडी है, ठीक है, और जो लाइसोसोम्स है, ये दोनों क्या बनाते हैं? ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसको हम पेगोलाइसोसोम्स कहते हैं। ठीक है, फिर इंट्रासेलुलर किलिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो पेगोलाइसोसोम्स के अंदर जो है एक एंजाइम्स होता है जिनको हम हाइड्रोसाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। वो हाइड्रोसाइटिक एंजाइम्स जो है वो क्या कर लेते हैं? मोस्टली बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ठीक है, अगर वायरस है तो वायरस के लिए हमारे अंदर नेचुरल किलर सेल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स जो है वो वायरसेस को किल कर देती है। अब समझ आ गई इसकी? जिसको समझ नहीं आई वो पूछ ले।
यहां तक समझ आ गई स्टूडेंट्स? बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? सिर्फ 12 स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन है, बाकी किधर गए हैं? ब्रेक से पहले 19 स्टूडेंट्स जो थे वो ऑनलाइन थे, अब सारे गायब हो गए हैं। आ गई समझ? चले गुड, आगे चलते हैं अब। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मैंने क्या कहा था कि इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन इज द प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ वस्कुलराइज्ड लिविंग टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन अकर इज अ रिजल्ट ऑफ टिश्यू इंजरी और इरिटेशन इनिशिएटेड बाय एंट्री ऑफ पैथोजन और अदर इरिटेंट्स। इन्फ्लेमेशन कब स्टार्ट होता है? इन्फ्लेमेशन जब भी किसी टिश्यू के अंदर इंजरी होती है या इरिटेशन होती है, ठीक है, किसी भी पैथोजन या इरिटेंट की एंट्रेंस की वजह से, तो वहां पे क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इट इज अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये एक किसी स्पेशल बैक्टीरिया, किसी स्पेशल वायरस, किसी स्पेशल इरिटेंट, किसी स्पेशल पैथोजन के रिजल्ट में इनिशिएट नहीं होता। चाहे कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल हो, जब वो एंट्रेंस करता है, जब वो इन्वेड करता है हमारी बॉडी को, तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। Inflammation leads to vasodilation, increase vascular permeability and cellular infiltration. इन्फ्लेमेशन जो है वो लीड करता है किस चीज को? वेजोडाइलेशन को। इन्फ्लेमेशन की वजह से वेजोडाइलेशन होती है, वस्कुलर परमिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वेसल्स की जो परमिएबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है, और सेल्स की इनफिल्ट्रेशन हो जाती है। Microorganisms are phagocytosed and destroyed due to increased vascular permeability. माइक्रो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है किस चीज की वजह से? वस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से, विच हेल्प टू डाइल्यूट द टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रेजेंट्स। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? वस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से जो टॉक्सिक प्रोडक्ट थे वो डाइल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, फिब्रिन बैरियर इज लेड टू द वॉल ऑफ साइड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, और फिब्रिन बैरियर जो है वो इन्फेक्शन के साइड पे प्रेजेंट होते हुए एक वाल्व बनाते हैं। इंफॉर्मेशन डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि इंफॉर्मेशन के अंदर वेसोडाइलेशन किस तरह की होती है, क्यों होती है, मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो किन चीजों की वजह से इंक्रीज होती है और उसने आगे जाके क्या करना है। ठीक है, और सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन है क्या, सारी चीजें हम आगे इन्फ्लेमेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप लोग इधर ये देखो कि इन्फ्लेमेशन कब होती है। इन्फ्लेमेशन जो है ये सिर्फ आप लोग समझ लेना कि इन्फ्लेमेशन जो है ये क्या है। इन्फ्लेमेशन जो है ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन जो है प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में वस्कुलराइजिंग लिविंग टिश्यूज का। तीन बातें हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, दूसरी बात जो है ये वस्कुलराइज लिविंग टिश्यूज का रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखना है। दूसरी बात, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंजरी होती है या कोई भी इरिटेंट या कोई भी पैथोजन बाहर से इन्वेड करता है, अंदर आता है, तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो नॉन स्पेसिफिकली वहां पे इन्फ्लेमेशन जो है वो इनिशिएट कर देता है। नॉन स्पेसिफिकली वहां पे इन्फ्लेमेशन जो है इनिशिएट होती है। ठीक है, और वहां पे उस चीज को वो इनगल्फ कर लेते हैं। गुड, नेक्स्ट देखो फीवर। फीवर क्या है? आप लोग क्या सोच रहे हो? मुझे आप लोग सिर्फ ये बताओ, फीवर डिजीज है? जो जो कह रहा है कि फीवर डिजीज है वो मुझे बताए जरा। जो जो कह रहे हैं कि नहीं है फीवर डिजीज वो भी बता दे। फीवर डिजीज है कि नहीं है? नहीं है, इंडिकेटर है। चलो, फीवर जो वो सिम्टम है। ठीक है, फीवर एक सिम्टम है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि फीवर जो है वो इन्फेक्शन में रेज होता है? ठीक है, अगर ये फीवर ना होता ना, महक जिस तरह कह रही है कि ये इंडिकेटर है, वाकई में ये इंडिकेटर है। अगर ये फीवर ना होता तो आपको कैसे पता चलता कि आपके अंदर क्या हो रहा है, कोई खराबी है कि नहीं है? ये सिम्टम है जो कि हमें
अवेयर कर देती है किसी चीज के बारे में कि हाँ अवेयर हो जाओ, उठ जाओ, कुछ ना कुछ हो रहा है अंदर। अगर ये फीवर ना होता ना, अगर किसी का टेम्परेचर रेज़ ना होता, तो हमें कैसे पता चला कि अंदर कुछ हो रहा है, अंदर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है? तो रेज़ ऑफ टेम्परेचर फॉलोइंग इन्फेक्शन इज़ अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म, ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है, ठीक है? और फीवर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से भी कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो है वो किल हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि फीवर जो है, एक तो कुछ नेचुरल तरीके से भी ये किल कर देते हैं कुछ ऑर्गेनिज़म्स को, और कुछ ये क्या करती है कि फीवर जो है वो इंटरफेरॉन्स को स्टिमुलेट कर देती है। हाई टेम्परेचर पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो किल होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स किल भी होते थे, कुछ ऑर्गेनिज्म स्टैटिक हो जाती हैं। टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऑर्गेनिज्म जो वो स्टैटिक हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। ठीक है? फीवर की वजह से क्या होता है? फीवर की वजह से इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन होती है। और इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? इंटरफेरॉन्स जो है वायरल इन्फेक्शन से हमें रिकवरी जो है वो दिलाता है। ठीक है? तो इंटरफेरॉन्स की वजह से हमारा वायरल इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है? आगे जाएं। acute phase protein. Following infection or injury, there is a sudden increase in plasma concentration of certain protein called acute phase protein. जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, जब भी कोई इंजरी आती है, तो साथ ही हमारी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कुछ प्रोटीन का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं acute phase protein. acute phase protein. acute का नाम सुना है? acute क्या है? एक्यूट को हम बोलते हैं जिस कम ड्यूरेशन में जो जल्दी हो, ठीक है, उनको हम एक्यूट बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व है? इसमें है सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, मानोज बाइंडिंग प्रोटीन्स, इस तरह के कुछ प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व है। अब सीआरपी जो है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है, सीआरपी एन एक्यूट फेज प्रोटीन एक्टिवेट अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट. This is caused to prevent tissue injury and promote repair of inflammation lesion. ठीक है? जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इंजरी आती है, तो प्लाज्मा के अंदर सडनली जो है प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके अंदर सीआरपी और मानोज बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व है, वो इंक्लूड है। ठीक है? सीआरपी और एक्यूट बेस प्रोटीन जो है उनका काम क्या है? उनका काम ये कि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक अल्टरनेटिव पाथवे जो एक्टिवेट कर लेता है। ठीक है? जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर 20 सेट्स ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो जब ऑन हो जाता है, वो जब इनिशिएट होता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारी टिश्यू इंजरी जो है वो प्रिवेंट होती है, ठीक है, और रिपेयर जो है वो प्रमोट होना शुरू हो जाता है। ठीक है? आगे, एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? एडाप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी हमने पढ़ ली, अब हम एडाप्टिव की तरफ आ रहे हैं। ठीक है? इनेट इम्यूनिटी में कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? सर ये सारी प्रोटीन प्लाज्मा में इंक्रीज होती है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन जो प्रेजेंट है उनका लेवल एक जगह पे इंक्रीज हो जाता है, वहां का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं। उसकी वजह से जो हमारा टिश्यू ब्रेकेज है या टिश्यू ब्रेकडाउन है वो प्रिवेंट होता है, ठीक है, और रिकवरी जो है वो स्पीड अप हो जाती है। ठीक है? महक कह रही है नो सर। महक क्या है नो सर? समझ नहीं आई आपको? महक अपना क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, आप क्या कहना चाहती है, क्या पूछना चाहती है, आप ये बताओ। महक कह रही है नो सर। क्या नो? लास्ट स्लाइड रिपीट कर दे प्लीज। अच्छा, गुड। अक्यूट पेस प्रोटीन हम पढ़ रहे थे, जब भी हमारी बॉडी के अंदर ठीक है, बीएसएन 019 पता नहीं कौन है, ठीक है, वो पूछ रही है कि अक्यूट फेस प्रोटीन जो वो एक्सप्लेन कर दे। अक्यूट फेस प्रोटीन का मतलब ये, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इंजरी होती है, ठीक है, तो इन्फेक्शन और इंजरी की सूरत में जो है वो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन का लेवल जो है या कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है?
फॉर एग्जाम्पल सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, या मानोस प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन जो है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। अब जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो उसकी वजह से टिश्यू इंजरी जो है वो प्रिवेंट होती है और हमारा रिपेयर जो है, जो कि इन्फ्लेमेशन की रिजल्ट में जो ब्रेकडाउन हुई थी, वो रिपेयर जो वो प्रमोट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एडेप्टिव इम्यूनिटी की तरफ जाते हैं। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी है? एडेप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जिसे हम इंड्यूसिबल इम्यूनिटी बोलते हैं। ये आराम आराम से डिवेलप होती रहती है। जब इंसान पैदा होता है ना, इन्नेट इम्यूनिटी के साथ इंसान पैदा होता है। इंसान किस इम्यूनिटी के साथ पैदा होता है? इन्नेट इम्यूनिटी के साथ पैदा होता है। ठीक है, बाय बर्थ इंसान के अंदर एक ही इम्यूनिटी जो है वो प्रेजेंट होती है और वो है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, वो क्या है? वो इन्नेट इम्यूनिटी है। ठीक है, अब जो इंसान वक्त के साथ साथ जो इंसान के अंदर इम्यूनिटी अडाप्ट होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, इंड्यूसिबल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, जितना इंसान चीजों के साथ जो है वो उसे हम क्या कहेंगे, इंसान जितना जो एक्सपोज होता रहता है ना चीजों के साथ, काफी सारी चीजें जो है, फॉर एग्जाम्पल अब एक बच्चा जो है वो पैदा हो गया, ठीक है, अब उस बच्चे को आपने 5 साल 10 साल जो है वो घर से बाहर नहीं जाने दिया, किसी गंदे जगह पे खेलने नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को गंदे जगहों पे खेलने दो या इस तरह कुछ करो। ठीक है सर, तंजील स्टूडेंट्स, 1 मिनट, सर की कॉल आ रही है। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है, सर की कॉल आई थी इसलिए मैंने रिसीव की। अच्छा, एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या है? अब बच्चों को जो है, अब फॉर एग्जांपल आपने एक बच्चे को जो है वो बिल्कुल एक वैक्यूम के अंदर पाला है, वैक्यूम के अंदर रखा है, ठीक है, वो बच्चा कभी भी अपनी जिंदगी में किसी चीज के साथ एक्सपोज नहीं हुआ। जब वो किसी चीज के साथ एक्सपोज नहीं होता कि उसके अंदर इम्यूनिटी उस चीजों के लिए नहीं बनेगी। 5 साल 10 साल आपने उस बच्चे को ऐसे रखा, जब आप उस बच्चे को आम एनवायरनमेंट में लेके आओगे, उसे हर चीज से उसे प्रॉब्लम होगी और हर छोटी सी छोटी बीमारी उसे उसकी उसे सिवेरिटी की तरफ लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को आपने एक्सपोज नहीं किया। तो ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है कि जिन चीजों के साथ हम एक्सपोज होते हैं ना, हमारी अंदर ऑटोमेटिकली उस चीजों के लिए आराम आराम से इम्यूनिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंड्यूसिबल या आराम आराम से डेवलप होने वाली एक इम्यूनिटी है। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ इम्यूनिटी एंड हैज मेमोरी, thereby प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। मेन चीज इसका ये है, ये इम्यूनिटी चीजों को याद रखने की सलाहियत रखती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, डस्ट पार्टिकल जो है वो एक एलर्जन है, ठीक है, मुझे वो डिजीज कॉज कर सकती है, मुझे वो एक इरिटेंट है। ठीक है, अब डस्ट पार्टिकल में किसी ऐसे माहौल में पला बड़ा हो कि मैंने डस्ट पार्टिकल को कभी देखा ही नहीं है। मैं चाहे 10 साल का हूं, मैं चाहे 20 साल का हूं, 30 साल का हूं, अगर मैं डस्ट पार्टिकल के सामने आता हूं तो क्या होगा? मुझे डिजीज कॉज होगी, मैं बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी उस चीज को एक्सपोज ही नहीं किया, मैं उस चीज को कभी कन्फ्रंट ही नहीं किया मैंने। अब अगर डस्ट पार्टिकल, अब आपने देखा होगा एडजस्टमेंट नाम की एक चीज है, ठीक है, एडजस्टमेंट क्या है? आप किसी आप जब हॉस्पिटल में जाओगे ना फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम आपको बड़ा अजीब लगेगा कि यार मैं कहाँ पे आया हूँ, स्मेल है, ये है, वो है, काफी इन्फेक्शन हो रही है। ठीक है, लेकिन जब आप 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीने आपकी गुजर जाएंगे ना, तो ये सारी चीजें जो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, वही इन्वायरमेंट
होगा वही चीजें होगी या एडाप्टेशन उस एनवायरनमेंट के साथ इस तरह की एडाप्टिव इम्यूनिटी मेमोरी की ठीक है कोई भी इरिटेंट है उसके साथ मैं एक्सपोज हूँ ये ना कि अगर एक बार हो जाए तो दूसरी दफा या जो ये बच्चों के ऊपर ये दाने वगैरह निकलते हैं अगर एक दफा हो जाए तो ये बाद में नहीं होंगे अच्छा यार कुछ सर कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को जंग होगी और कुछ लोग जो बच्चों की सर कुछ लोगों के बच्चे लेकिन कुछ लोग चाहे उन अपने बच्चों की बहुत ज्यादा बाहर का पानी कैसे ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है वो पूरी जिंदगी नेस्ले पी रहा है ठीक है नेस्ले का पानी पी रहा है तो आपका क्या अच्छा आवाज कट रही है अब आवाज आ रही है आप लोगों को आज वैसे फर्स्ट टाइम किसी ने कहा कि आवाज कट रही है 1 घंटा 40 मिनट हो गए फर्स्ट टाइम एक स्टूडेंट से कह रही है कि आवाज कट रही है सर आवाज आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स आवाज आ रही है जी अच्छा अब एक बच्चा है ठीक है उसने आज तक 20 साल तक उसने नेस्ले का पानी पिया है बस उसके अलावा कुछ और नहीं पिया जी सर जो क्वेश्चन किया उसके आंसर की समझ नहीं आई लुबैना मैं एक आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं ठीक है अगर एक बच्चा है फॉर एग्जांपल उसने पूरी जिंदगी सिर्फ नेस्ले का पानी पिया है तो अगर वो टैप वाटर बाहर नलके से पानी पिएगा तो वो बीमार होगा क्योंकि उसने कभी जिंदगी में उस चीज को एक्सपोज ही नहीं किया हम जैसे लोग हैं आप लोग जिस तरह हम मतलब नॉर्मल कम्युनिटी के जो हम नॉर्मल लोग हैं ठीक है नॉर्मल नहीं मतलब बाकी लोग भी नॉर्मल नहीं है मतलब हम जिस तरह हमारी कम्युनिटी है ठीक है जिसमें ज्यादा हाई फाई लोग नहीं है हम क्या कहते हैं हमें कहीं भी बस पानी मिल जाए हम पी लेते हैं ठीक है हमें भी थोड़ा एहतियात करना चाहिए ये नहीं कहता कि हमें एहतियात नहीं करना चाहिए लेकिन हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है इन चीजों की वजह से हमें कुछ नहीं होगा ठीक है दूसरी बात ये हम मेमोरी की बात कर रहे हैं लुबाइन आप समझ आ गई ठीक है अगर बच्चा जो अब उन चीजों को एक्सपोज होगा तो उनके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज बनेगी ठीक है और वो एंटीबॉडीज के अंदर मेमोरी होती है मेमोरी का मतलब ये है कि एक दफा वो एंटीबॉडी बन गई है ना तो आगे जितनी भी एंटीजन सेम एंटीजन आएंगे वो एंटीबॉडी जो ऑलरेडी रेडीमेड पड़ी है वो उन्हीं एंटीजन के साथ जो है वो लड़के आपको इन्फेक्शन से बचाएगी अब समझ आ गई आपको गुड अच्छा अब एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है एडेप्टिव इम्यूनिटी टाइम के साथ साथ जो है हमें एडाप्टेशन होती है थी मतलब ये कि एक दफा अगर ये स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ या स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ स्पेसिफिक एरोटन के खिलाफ एक एंटीबॉडी बन गई है ठीक है तो वो पूरी जिंदगी उसी सेम पैथोजन को या उसी सेम एरोटन को ये एंटीबॉडी जो है ये बाहर निकालेगी और आपको डिजीज नहीं होगी अनटिल अनलेस आपकी जो आपकी इम्यूनिटी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक ना हो ठीक है तो इसीलिए हम कहते हैं कि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है ठीक है दिस अकर विद कंटेक्ट ऑफ फॉरेन पार्टिकल लो भाई ना आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि फॉरेन पार्टिकल के साथ हमारा कांटेक्ट होता है तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो है वो एडेप्टिव इम्यूनिटी जो वो डेवलप हो जाती है और जब एडेप्टिव इम्यूनिटी
आमने सामने होंगे, जब हम उन चीजों को कन्फ्रंट करेंगे तो हमें डिजीज जो है वो नहीं होगी, अनटिल अनलेस हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक ना हो, ठीक है, या जो इरिटेंट या जो पार्टिकल बाहर से आ रहा हो वो हमारी इम्यूनिटी से ज्यादा स्ट्रांग ना हो। समझ आ गई? अब एडेप्टिव और एक को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। एडेप्टिव इम्यूनिटी दो तरह की है, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। अब जो नेचुरल इम्यूनिटी है, occur through contact with a disease causing agent when the contact was not deliberate, develop only through deliberate actions such as vaccination। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। बच्चों आवाज आ रही है? गुड, अब ठीक है, चलो। अच्छा बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन हो ना तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इन चीजों में कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि सबको सबकी समझ आए, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग किसी भी टाइम जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी भी पूछ सकते हैं, अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जितना भी हमने पढ़ा है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछो मुझसे, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं वो चीजें क्लियर कर दूं, ठीक है। आप लोग पूछो, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ साथ साथ, वैसे तो साथ साथ मैं क्वेश्चन सारी जो है वो क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। जितने भी बच्चे सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लेक्चर हो रहा है, साथ साथ मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर साथ साथ अगर किसी का कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। और वो फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो वो पूछ सकते हैं। वैसे तो इंशाल्लाह मिस नहीं होगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जो है वो साथ साथ देख रहा हूँ और साथ साथ जो है वो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को कोई इश्यू हो तो आप पूछ ले, ठीक है। चलो गुड। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो आगे दो में डिवाइड हुई है। दो, एक जो है वो उसे हम कहते हैं नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरे को हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। जो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी है, अगर फॉर एग्जांपल आप डिजीज के साथ, डिजीज जो है आपको कोई डिजीज हो गई, ठीक है, और आपके अंदर जो है वो खुद ब खुद इम्यूनिटी बन गई, तो वो क्या है, वो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। लेकिन अगर वो बाहर से किसी ने वैक्सीनेशन करवाई है तो वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, मैं खुद ब खुद ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी ने खुद ही एंटीबॉडीज बना के उस इन्फेक्शन को डिफीट किया है। मेरी बॉडी ने अपनी एंटीबॉडीज बना के उस इन्फेक्शन को क्या किया, डिफीट किया है, ठीक है। तो ये जो मेरे अंदर खुद इम्यूनिटी बन गई है नेचुरली, ये क्या, ये नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड की हुई है क्योंकि इन्फेक्शन या किसी स्पेसिफिक एंटीजन की वजह से बनी है। ये जो डिजीज मुझे हुई है किसी इन्फेक्शन या किसी एजेंट की वजह से हुई है ना। वो एजेंट क्या है, वो एजेंट बाहर से आया था, उसने क्या किया, एंटीबॉडीज को एक्टिवेट किया और एंटीबॉडीज ने उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बन गई है, ठीक है। बॉडी को एक्टिवेट किया और बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई, तो ये क्या, ये नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने वैक्सीनेशन करवाई है बाहर से, वैक्सीन जो है वो क्या है, वो मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक दिन हमने क्लास में डिस्कस किया था कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन इज एक्चुअली, वैक्सीन जो है वो एजेंट है,
सेम वही एजेंट है जो कि डिजीज कॉज करती है, लेकिन इसका वायरुलेंस हम क्या करते हैं, इसका वायरुलेंस हमने कम किया होता है। वैक्सीन जो है सेम एजेंट होता है लेकिन लेस वायरुलेंट होता है, ठीक है। तो वो डिजीज कॉज तो नहीं करता, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, महक पूछ रही है सर अगर हमने किसी डिजीज की वैक्सीनेशन करवाई है तो क्या फिर भी चांसेस होते हैं उस डिजीज के होने के? जी बिल्कुल। वैक्सीनेशन का मतलब ये है ना, आपने वैक्सीनेशन तो करवाई है, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होती हैं, 100 में से पॉइंट्स में चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आपने वैक्सीन कराई है ना तो 99.99% जो है आप क्या हो, आप सेफ हो, ठीक है। अब एक दो चांसेस तो होते रहते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म जो है, जिस तरह हम कहते हैं ना ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन हो गई है या ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया है, ठीक है। जिस तरह आजकल हम कोरोना की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कोरोना है और चाइना के अंदर जो कोरोना था वो दोनों डिफरेंट है। वो सिंगल स्ट्रैंड था, या जो हम कह रहे हैं कि उसमें एक डीएनए था या इसका डीएनए या जेनेटिक मेकअप जो चेंज हो गया है, ठीक है। तो अगर वैसे 99.99% आप सेफ हो, लेकिन पॉसिबिलिटी तो होती है, ठीक है। लेकिन आप 99.99% सेफ हो, ठीक है। अगर अनटिल अनलेस अगर ऑर्गेनिज्म ने अपना जो है वो जेनेटिक मेकअप या कुछ चेंज ना किया, ठीक है, या आपके अंदर आपकी इम्यूनिटी वीक ना हुई। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। काफी बच्चों का इशू आ रहा है, बच्चों का जो है वो लोड नहीं हो रहा। आज हमजा किधर है? हमजा आज एब्सेंट है। हमजा हमजा तौसीफ, साकिब, अदील, खुशनूद, पांचों एब्सेंट है आज, कोई भी नहीं है आज। सिर्फ कुछ ही बच्चे जो है वो प्रेजेंट है बस। महक प्रेजेंट है। मैं इधर अटेंडेंस लगा लूँ एक दफा। कौन कौन प्रेजेंट है? महक प्रेजेंट है, सना प्रेजेंट है, ठीक है, निशा प्रेजेंट है। और कौन कौन प्रेजेंट है? लुबाइना प्रेजेंट है, ठीक है। और कौन है? ये 19 कौन है? लुबाइना, लुबाइना, महक। ये 019 कौन है? समान जहर प्रेजेंट है, ठीक है। 019 जो है वो प्रेजेंट है। 019 कौन है? मुझे अपना नाम बताएं जरा, ठीक है। राबिया प्रेजेंट है, निशा प्रेजेंट है, ठीक है। मलाइका प्रेजेंट है, राबिया मुजीब प्रेजेंट है, रुबाब प्रेजेंट है, ठीक है। निमरा, मिनाहिल, लुबाइना, निशा, लुबाइना, अंबर। अंबर तो आई थी और मेरे ख्याल में फिर गायब हो गई। सना भी सेम। सना भी बस स्टार्ट में आई और फिर गायब हो गई। शानजा की तरह, शानजा भी स्टार्ट में आई थी और फिर गायब हो, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई प्रेजेंट है तो भी बता दें, ठीक है। अच्छा महानूर, अच्छा ये मानूर है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। मलाइका, ठीक है, ओके। अच्छा सना कौल मुझे बताया प्रेजेंट हो, ठीक है। अच्छा महक पूछ रही है कि सर हम चिल्ड्रन की इम्यूनिटी दे के बगैर वैक्सीनेशन कर देते हैं, अगर किसी की इम्यूनिटी कम हो तो उसे वैक्सीनेशन से डिजीज हो सकती है? देखो बेटा, वैक्सीनेशन हम क्यों करते हैं? वैक्सीनेशन को ना
वैक्सीनेशन को ऑलरेडी हमने सेव किया है। सेव कैसे किया है? उसकी वायरुलेंस ऑलरेडी हमने डिक्रीज, अच्छा उसको वायरुलेंस हम खत्म कर लेते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, वो डिजीज कॉज कर ही नहीं सकता। वैक्सीनेशन भी डिजीज कॉज नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, उससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लोकलाइज जो है उससे वो रेडनेस वगैरह हो सकती है, ठीक है, उसकी वजह से फीवर हो सकता है, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस वैक्सीनेशन की भी है, लेकिन ये नहीं है कि वैक्सीनेशन से उस बंदे को जो है वो डिजीज होगी, ठीक है, वैक्सीनेशन से उस बंदे को डिजीज नहीं होगी। अलबत्ता आप पॉजिटिव हो जाते हो उस चीज के लिए आपका, क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है, आपके अंदर एजेंट जाता है, लेकिन उसको वो लेस वायरुलेंट होता है, ठीक है, उसकी वायरुलेंस नहीं होती उसके अंदर, वो आपको डिजीज कॉज नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके आपके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, गुड। चले आगे पढ़ते हैं अब। एक्टिव इम्यूनिटी मैकेनिज्म क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स स्टिमुलेट बोथ ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यूजुअली पैरेलल। जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना हमारी, ठीक है, एक्टिव का मतलब क्या है? जो हम, जो एजेंट बाहर से जाता है, ठीक है, जो एजेंट, अगर एजेंट बाहर से गया और हमारे अंदर जो है वो एंटीबॉडीज बन गई, वो क्या है? वो एक्टिव इम्यूनिटी है, चाहे वो नेचुरल चाहे वो आर्टिफिशियल। एक्टिव इम्यूनिटी हमारी ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड दोनों इम्यूनिटी को पैरेलल रखते हैं, दोनों को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है? इट्स एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। It depends on the synthesis of antibodies by plasma cell. The cell produces specific circulating antibody which combines specifically with the antigen and modify their activity. Modified activity is done by lysis of antigen molecule. Their toxin may be neutralized or in the form of removal of antigen by phagocytosis. ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है उसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी को एंटीबॉडी मेडिएटेड, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है, ये एंटीबॉडी की वजह से जो इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी रिलेटेड इम्यूनिटी जो होती है, ये डिपेंड करता है किन चीजों पे? प्लाज्मा, जब भी एंटीजन जो है वो बाहर से अंदर आता है तो हमारी प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है, और वो जाके एंटीजन के साथ कंबाइन हो जाती है और उनकी एक्टिविटी को मॉडिफाई कर देती है। देखो, बाहर से एंटीजन आया, बॉडी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर जो एक सिस्टम है, जब भी बाहर से एंटीजन आता है तो वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक एंटीबॉडी एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये एंटीबॉडी क्या कर लेती है? उस एंटीजन का जो, उस एंटीजन की जो एक्टिविटी थी ना, उसको मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। एंड मॉडिफाइड एक्टिविटी इज डन बाय लाइसिस ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल। क्यों मॉडिफाई क्यों होती है? कि जब ये एंटीबॉडी आ जाती है, इस एंटीजन की लाइसिस हो जाती है, ये एंटीजन जो वो इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, उसकी ब्रेकडाउन की वजह से उसकी एक्टिविटी जो वो मॉडिफाइड हो जाती है, ठीक है। फिर मॉडिफिकेशन के बाद या तो ये न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, और या हम क्या करते हैं? पेगोसाइटोसिस के जरिए इस एंटीजन की रिमूवल हो जाती है। दो बात, बाहर से एंटीजन आया, एंटीबॉडी गई, एंटीबॉडी ने उस एंटीजन को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक किया उसको, उसकी ब्रेकडाउन हुई, ब्रेकडाउन के बाद या तो पेगोसाइटोसिस के जरिए ये बाहर निकल जाएगा और या ये न्यूट्रलाइज होके उधर रहेगा, न्यूट्रलाइज हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। ये क्या? ये ह्यूमरल इम्यूनिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी चाहिए, ये टी लिम्फोसाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, depends on T lymphocytes. Cell-mediated immunity by synthesized T lymphocyte help in resisting to chronic bacterial infection. In chronic infection, organism can, ठीक है, अब ठीक है, organism can survive in phago-lysosome and in viral infection. अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है?
सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो एंटीबॉडी रिलेटेड थी, ये सेल रिलेटेड है। सेल के अंदर ये टी लिम्फोसाइट के ऊपर बेस करती है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो टी लिम्फोसाइट से सिंथेसाइज होती है, ठीक है। और मोस्टली जो क्रोनिक इन्फेक्शंस है ना, उनके अंदर ये क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर ये क्या करती है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन में ये लेस इफेक्टिव है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये ज्यादा इफेक्टिव है, और वायरल इन्फेक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर सकता है, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ओपनली आस्क, डू आस्क मी। कोई भी क्वेश्चन हो आप ओपनली पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे जाऊं? चले। एडेप्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स कौन कौन से? एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है, और पैसिव इम्यूनिटी है। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो क्या है, वो नेचुरली एक्वायर्ड। अब एक्टिव के अंदर फिर नेचुरली एक्वायर्ड और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड है। अब नेचुरली एक्वायर्ड कौन सी है? अकर व्हेन द पर्सन इज एक्सपोज्ड टू अ लाइव पैथोजन, डेवलप द डिजीज एंड बिकम इम्यून एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। सर एक बच गया। मलाइका अभी 2-3 मिनट से 2-3 मिनट में एक स्लाइड खत्म कर लूं? नहीं, पता है मुझे, एक बज गया मुझे पता है। अभी 1 मिनट है मेरे ख्याल में, 1 मिनट में हम पढ़ सकते हैं। चले ठीक है, कोई बात नहीं, ये हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी पूछ ले, आप लोगों के पास अभी 2-3 मिनट से, तो 2-3 मिनट में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मलाइका मुझे भी पता है 1 बज गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क मी। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लो आप। सना कह रही है कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सना फिर क्या हुआ, क्यों बिल्कुल समझ नहीं आई? जब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता, या तो बिल्कुल समझ नहीं है या सब कुछ समझ आ गया। अब आप बताओ, सब कुछ समझ आ गया? लास्ट स्लाइड रिपीट कर दे प्लीज, ठीक है। ओके। रुबैना, मैं लास्ट स्लाइड रिपीट करने लगा हूं, ठीक है, आप गौर से सुन लो, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे थे? एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी रिस्पांस जो है वो हमारा ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड दोनों इम्यूनिटी को पैरेलली पैरेलली क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है? ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है। हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक 4 तरह की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। उन एंटीबॉडीज का क्या काम है? जब भी बाहर से कोई एंटीजन आता है, ठीक है, जब भी बाहर से कोई एंटीजन आता है, जब भी बाहर से कोई एंटीजन आता है तो प्लाज्मा ने क्या करना होता है? प्लाज्मा ने स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जाके एंटीजन के साथ मिल जाती है, ठीक है। उधर एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। फिर ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को या तो ब्रेक कर लेती है या किल कर देती है, ठीक है। जब वो टूट जाता है तो टूटने के बाद उसको या तो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो ठीक है, न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो पेगोसाइट्स जो हमारी है वो आ जाती है और उसको इनगल्प करके वो बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात है। अब बाद में फिर भी हम आते हैं टी लिम्फोसाइट के ऊपर। अब टी लिम्फोसाइट जो ये हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, जब भी कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रेजिस्टेंस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन में ये इतना अच्छा काम नहीं करती। वायरल इन्फेक्शन में हम आगे पढ़ते हैं कि कौन जो है वो ज्यादा अच्छा रोल जो है वो वायरल इन्फेक्शन में प्ले करता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल क्रोनिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल में ये
रेजिस्टेंस जो है वो टी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है सना, मैं स्लाइड जो है वो प्रोवाइड कर लूंगा आप लोगों को। ठीक है, जो लास्ट स्लाइड है वो भी मैं आज अपलोड कर लूंगा। ठीक है, SELMS पे भी अपलोड कर लूंगा, जो शालामार ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा अपना साइट चल रहा है, ठीक है, जो हमने अपना एक वेबसाइट बनाया है माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है, मैं उस पर भी अपलोड कर लूंगा। ठीक है, अगर आप लोग कहते हो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा, तीनों जगह पे मैं कर लूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं शेयर कर लूंगा, अपने साइट पे भी अपलोड कर लूंगा, और शालामार की जो ऑफिशियल साइट पे भी मैं अपलोड कर लूंगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग ओपनली किसी भी टाइम जो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड। चलिए, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। ठीक है, अच्छा अच्छा पढ़ें और कोशिश करें कि आप लोग घरों में रहो। ठीक है, बाहर ना निकलो। चले, आज का सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, चले अब अल्लाह हाफिज, मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।